अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। लंदन पुलिस ने काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर मुबैना हमले का केस बंद कर दिया। बांग्लादेश की पाकिस्तानियों के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की शर्त खत्म, भारत परेशान। जुनूबी कोरिया के सदर को बगावत केस का सामना। मोहम्मद इंग्लैंड और वेल्स में मकबूल तरीन नाम बन गया। मेजबान पाकिस्तान, लेकिन मैदान सजेगा कहीं और। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? सलमान खान असल हदफ थे, बाबा सिद्दीकी के कातिलों का बड़ा इंकिशाफ। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन अपनी बात से मुकर गए, जाते जाते बेटे के जराइम माफ कर दिए। जी, ये थी हेडलाइंस, टॉप स्टोरीज। अब जरा खबरों की तफसील की तरफ जाते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं जी यूनाइटेड किंगडम, लंदन का रुख करते हैं जी। लंदन में एक केस था और ये केस था काजी फाइज ईसा साहब की गाड़ी पर मुबैना हमले का। कुछ अर्सा पहले ये वाक़या पेश आया था। काजी फाइज ईसा साहब लंदन गए थे और वहाँ पर कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी के सामने आकर उस गाड़ी के ऊपर शायद पत्थर भी फेंकने की कोशिश की थी और कुछ गाड़ी के ऊपर हाथ भी मारे थे, मुक्के भी मारे थे। ये केस चल रहा था बरतानिया में। अब इस केस का क्या हुआ है, ये केस जो था इसके हवाले से हम आपको बताते हैं। बुनियादी तौर पर यह केस जो है वो अब लंदन पुलिस ने ये केस बंद कर दिया है और ये जो मुबैना हमले का केस था ये अब बंद हो गया है। और काजी फाइज ईसा के हवाले से सिफारती गाड़ी पर मिडिल टेम्पल पर मुबैना हमले के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने हाई कमीशन को हिदायत की थी कि वाक़े की फुटेज का जायज़ा लेकर मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, जिस पर तमाम दस्तयाब शवाहिद पुलिस को फराहम कर दिए गए थे। पुलिस ने तमाम शवाहिद का जायज़ा लिया और उसके बाद फिर केस बंद किया। पुलिस के मुताबिक किसी के ज़ख्मी ना होने और कोई दूसरा नुकसान ना होने के सबब वो किसी भी शख्स के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकते और इसीलिए ये केस बंद किया जा रहा है। जो कि पाकिस्तानी हुकूमत है उसने इस वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्विस 23 अफराद के पासपोर्ट मनसूख करके उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए थे। तो अब ये दो अलग अलग हैं। एक एक्शन वो जो कि पाकिस्तानी हुकूमत ने लिया और एक एक्शन वो जो कि लंदन की पुलिस ने लिया। उन्होंने कहा कि जी कोई जुर्म नहीं हुआ है किसी भी किस्म का, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके नज़दीक ये जुर्म है। तो अब ये जो दोनों लोग जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ज़ाहिर है अब उनका पासपोर्ट जो है वो कैंसिल हो चुका है और अब देखते हैं कि आगे उनके साथ क्या होगा। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं और अगली ख़बर जी ये है जी पाकिस्तान के ही मुताल्लिक ये ख़बर है और बात है जी कुछ टैक्सों के हवाले से। और टैक्सों पर हम बुनियादी तौर पर जब हम कर्ज़ों के हवाले से ये बात है, हम जब कर्ज़ लेते हैं तो उस कर्ज़ के ऊपर सूद अदा करते हैं और ये जो सूद है ये सबसे ज़्यादा हमारा जो टैक्स है उसका पैसा जब कलेक्ट होता है तो इस सूद की मद में जाता है। बुनियादी तौर पर हुआ क्या, वो जो मुहावरा है ना कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने, कर्ज़ पर कर्ज़ और फिर कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी कर्ज़। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज़े हो गए हैं जी 130 अरब डॉलर। 130 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं ये कर्ज़े, जिससे पाकिस्तान खित्ते में भारत के बाद कर्ज़ों पर भारी सूद अदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। और एक साल में पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्ज़े हैं उनमें 3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। चीन के बाद पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आलमी बैंक का मकरूज़ है, यानी सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान ने चीन से लिया हुआ है, फिर उसके बाद आलमी बैंक से लिया हुआ है। और आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों का हजम औसत सालाना बरामदात से 352% ज़्यादा, बहुत बहुत बड़ा नंबर है जी। तो ये तो जी हमारे कुछ कर्ज़ों की और उनके सूद की दास्तान है कि हम कर्ज़ों पर सूद अदा करने वाला दुनिया का दूसरा, हमारे इस खित्ते का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है जी। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं और अगली ख़बर है बांग्लादेश से जी। बांग्लादेश के अंदर जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है और ये काम है जी पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो ताल्लुक़ है वो कुछ ज़रा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद जब से हसीना वाजिद गई हैं तो ये ताल्लुक़ ज़रा बेहतर हो गया है और उसकी एक मिसाल अब सामने आई है। और हसीना वाजिद के फ़रार और भारतीय असर व रसूख के ख़त्म होने के बाद ढाका और इस्लामाबाद के माबैन ताल्लुकात
तेज़ी से बेहतरी की जानिब गामज़न है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की शर्त ख़त्म कर दी है, यानी जो लोग बांग्लादेश जाएंगे पाकिस्तान से उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस की शर्त ख़त्म हो गई है। और ये जो नई पेशरफ्त है उस पर ज़ाहिर भारतीयों की चीखें निकल गई हैं। और एक भारतीय सारिफ ने इस पर सोशल मीडिया पर कॉमेंट किया और उसने लिखा कि जिस रफ्तार से मामला तय पा रहे हैं आइंदा 1-2 बरस में बांग्लादेश पाकिस्तान में जम हो जाएगा। और इससे कबल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तकरीबन 20 साल बाद ये अहम पेशरफ्त भी सामने आई कि पाकिस्तान से एक माल बरदार बहरी जहाज़ पहली बार बांग्लादेश पहुंचा था। और 1971 की जंग के बाद भारत ने पहले तो पाकिस्तान को दोलख्त किया और उसके बाद से मुसलसल पाकिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा है। और 14 साल भारत नवाज़ जो थी हसीना वाजिद, उनकी हुकूमत के दौरान भारत अपने तमाम मज़मूम अज़ाइम पूरे करता रहा। और अब बांग्लादेश से भारतीय साया हटने के बाद मामलात मुसलसल बेहतरी की जानिब है और ये मामलात मज़ीद बेहतर हों, मुकम्मल तौर पर बेहतरी की जानिब जाएँ और लगे कि वाकई ये दोनों जो ममालिक हैं ये बिरादर ममालिक हैं। जो होना था वो हो गया, वो अगर पलट जाए तो क्या ही बात है, लेकिन अगर वो नहीं भी पलटता मामला तो भी ये लगे दुनिया को और सबके सामने ये बात आनी चाहिए कि ये दो वो मुल्क हैं जो कि एक दूसरे के बिरादर मुल्क हैं और एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ इनका मिसाली ताल्लुक़ है। अच्छा, बांग्लादेश के हवाले से ही एक और ख़बर है, वो ये है कि जी बांग्लादेश की जो साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना अगस्त में इक़्तिदार छोड़कर वो भारत फ़रार हो गई थी। अब उसके बाद उन्होंने बुध के रोज़ पहली बार न्यूयॉर्क में अपनी पार्टी के कारकुनान की एक तकरीब से ख़िताब किया और जो अबूरी हुकूमत के सरबराह हैं इस वक्त बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस साहब, उन पर उन्होंने सख्त हमले किए और उन पर नस्ल कुशी और हिंदुओं समेत दीगर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने का भी इल्ज़ाम लगाया। क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ अरसे से बांग्लादेश में इस तरह के कुछ मामलात सामने आ रहे थे, तो उस पर हसीना वाशिद ने कहा कि नस्ल कशी का इल्ज़ाम लगाया बेसिकली उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि जी मोहम्मद यूनुस जो हैं वो एक तैयार करदबा मंसूबे के तहत मोहम्मद यूनुस एक मंसूबे के तहत नस्ल कुशी में मुलव्विस रहे हैं और इस नस्ल कुशी के पीछे तलबा के राब्ताकार और यूनुस जो है वो बेसिकली मास्टरमाइंड है। और अगस्त में हुकूमत मुखालिफ ज़बरदस्त मुजाहरों के बाद हसीना जो है वो इस्तीफ़ा देने के बाद भारत फ़रार हो गई थी और उसके बाद से उनका ये पहला ख़िताब था और इसमें उन्होंने बांग्लादेश की जो मजमूई सूरत हाल है उस पर तबसरा किया। और शेख हसीना और यूनुस के जो ताल्लुकात हैं वो हम जानते हैं कि तवील अरसे से वो कशीदा रहे हैं। और हसीना वाजिद ने मुल्क के सरबराह को बेसिकली एक उन्होंने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस जो है वो ताकत का भूखा इंसान है और उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात को भी दोहराया। अब जो शख्स इस वक्त बांग्लादेश का अबूरी सरबराह है उसके हवाले से हसीना वाजिद के ये मामलात सामने आए हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने इंडिया को तो खुश करना ही है हसीना वाजिद साहिबा ने, और इस हवाले से उनको एक मौका मिला और उन्होंने फ़ौरन भारत की जो है वो तरफदारी करना शुरू कर दी। लेकिन अगली ख़बर जो है वो कहाँ से है, वो है जी भारत से। और भारत के अपने मामलात जो हैं वो हम आपको बताते हैं और ये बताते रहते हैं क्योंकि जिस तरह के मामलात वहाँ पर हो रहे हैं तो हम वो लेकर आते हैं आपके लिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि बेसिकली ये जो शाइनिंग इंडिया या इनक्रेडिबल इंडिया वाला मामला है ये असल में है नहीं और वहाँ पर मामलात बहुत अलग हैं। अब भारत की जो इस वक्त जो हुकूमत है मोदी की हुकूमत, उसमें सेक्युलर इंडिया का तशख़्ख़ुस बुरी तरह मस्ख़ होकर रह गया है और सेक्युलर इंडिया को अब यूँ कहना चाहिए कि वो शायद हॉरिबल इंडिया बन गया है। आए दिन अक़लियतों के हुकूक को पैरों तले रोंदा जाता है और कभी गौ माता के लिए मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है, कभी उनके घर मसमार कर दिए जाते हैं और इनकी मिल्कियत और इबादत गाहों को भी नहीं छोड़ा जाता। और अब जो वाक़या है वो मैं आपको बताता हूँ। भारत में नई दिल्ली की तारीख़ी जामा मस्जिद जो है, दिल्ली की तारीख़ी जामा मस्जिद है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत पुरानी और बहुत तारीख़ी ये मस्जिद है, वो भी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर आ गई है। और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम ने जामा मस्जिद दिल्ली में मूर्तियों की बाक़ियात दफन होने का दावा करते हुए सर्वे करने की दरख्वास्त जमा करवा दी है। और इंतहा पसंद तंजीम है जी हिंदू सेना, उसने दावा ये किया है कि नई दिल्ली की जामा मस्जिद की तामीर जोधपुर और उदयपुर के मंदिर गिराने के बाद की गई थी और वहाँ पर मौजूद जो मूर्तियों की बाक़ियात को जामा मस्जिद की सीढ़ियों की तामीर में इस्तेमाल किया गया था ताकि हिंदुओं की तौहीन हो सके। और हिंदू सेना के जो सरबराह हैं उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे को जामा मस्जिद दिल्ली का सर्वे कराने की दरख्वास्त जमा करा दी है। और हिंदू सेना इससे कबल अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको ख़बर दी थी कि दरगाह अजमेर शरीफ जो है
उसकी जगह मंदिर होने के दावे पर अदालत में दरख्वास्त जमा करा चुकी है। जबकि उत्तर प्रदेश के शहर संभल में हिंदू इंतहा पसंदों ने एक मस्जिद की जगह हिंदू मंदिर होने का दावा भी किया था, जिसके बाद मुख्तलिफ झड़पें हुई, 3 अफराद की हलाकत भी हुई थी वहाँ पर। और बेसिकली मामला शुरू उस वक्त हुआ था जब साल 1992 में मुसलमानों की जो तारीख़ी बाबरी मस्जिद है उसको बीजेपी और उसकी इंतहा पसंद जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने शहीद किया था। और चंद साल कबल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उस मस्जिद की सरज़मीन पर राम मंदिर का इफ्तिताह भी किया था। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है और ये भारत के वो जो जी शऊर वो ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ मस्जिद के नीचे से ही मंदिर निकल रहे हैं भारत में। ऐसा क्यों होता है? किसी चर्च के नीचे से क्यों मंदिर नहीं निकल रहा, किसी गुरुद्वारे के नीचे से मंदिर क्यों नहीं निकल रहा, और किसी मंदिर के नीचे से मस्जिद क्यों नहीं निकल रही? ये वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं और दुनिया भर के जो पढ़े लिखे और ज़ीशऊर लोग हैं वो ये आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब आप बात करते हैं एक्सट्रीमिज़म की, जब आप बात करते हैं इंतहा पसंदी की, तो फिर इंतहा पसंदी के आगे कोई लॉजिक नहीं चलती। और एक और इंतहा पसंदी हुई भारत के एक फ़नकार के साथ, और वो फ़नकार है जी सलमान ख़ान। और सलमान ख़ान के साथ जो मामला पेश आया उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि वो क्या मामला हुआ था। और सलमान ख़ान जो है बेसिकली उनके ऊपर टारगेट किलिंग जो कि बिश्नोई गैंग है उसके साथ एक उनका मामला काफ़ी अरसे से चल रहा था। तो अब भारतीय सियासतदान बाबा सिद्दीकी के कत्ल के केस में एक नया मोड़ सामने आ गया है। कातिल ने असल टारगेट का इंकशाफ किया है और पुलिस की तफ्तीश के दौरान कातिल ने यह इंकशाफ किया है कि हमारा असल हदफ बॉलीवुड का सुपरस्टार सलमान खान था। लेकिन चूँकि सलमान खान की सिक्योरिटी सख्त थी उसकी वजह से फिर हमने मंसूबा अपना तब्दील किया और बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया। 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर बाबा सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। और दौरान तफ्तीश मुलजिम जो है शिव कुमार, उसने ये बताया कि कत्ल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के हुक्म पर हुआ है। 2018 में जोधपुर की जो अदालत थी उसने काले हिरन केस में सलमान खान को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी थी, लेकिन उन्हें ज़मानत दे दी गई थी। और उसके बाद से लेकर अब तक बिश्नोई गैंग जो है वो सलमान खान का दुश्मन है, हर सूरत उनको सज़ा देना चाहता है। तो ये अब तक ये टसल जो है वो इन दोनों के दरमियान चली आ रही है। तो हो गया जी मामला इंडिया का। अब हम एक और मुल्क की तरफ ज़रा नज़र दौड़ाते हैं और वो मुल्क है जी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में जो कुछ हुआ है ये एक केस स्टडी है। इट इज़ अ क्लासिक केस स्टडी कि एक कौम के साथ क्या किया जाता है और फिर वो कौम कैसे रिएक्ट करती है और फिर वो एक्शन जो है वो कैसे ख़त्म होता है। साउथ कोरिया में बेसिकली मार्शल लॉ का नफाज करने की कोशिश की थी उनके सदर ने, फिर उसके बाद पूरी कौम ने रिटेलिएट किया, उनके सियासतदानों ने रिटेलिएट किया, और जो सियासतदान उस सदर की पार्टी के थे उन्होंने भी रिटेलिएट किया और उन्होंने भी कहा कि सदर साहब आप ये गलत कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो वोटिंग हुई और उस वोटिंग के ज़रिए जो मार्शल लॉ है वो ख़त्म कर दिया गया, लिफ्ट कर दिया गया। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि चंद घंटों का मार्शल लॉ वहाँ पर नाफिज करने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों के प्रेशर पे लोगों का मुजाहरा हुआ, लोग बाहर आए और लोग जो मार्शल लॉ नाफिज करने वाली फोर्सेस थी उनके सामने खड़े हो गए और उस मार्शल लॉ को उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब इस मार्शल लॉ को नाफिज करने की कोशिश करने पर जनूबी कोरिया के जो सदर हैं योन सॉक योल, उनको पार्लियामेंट में हस्ब इख्तिलाफ की जानिब से मुआख़ज़े के लिए वोटिंग और पुलिस की जानिब से बगावत के हवाले से तफ्तीश का सामना है। और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है उन पर, इल्ज़ाम क्या जो किया है उन्होंने, अब ये इल्ज़ाम ये है कि भाई आपने बगावत की है, इस कौम से, इस मुल्क से बगावत की है। अपोजिशन जमात के जो सदर हैं योन सॉक योल के ख़िलाफ़ मुआख़ज़े पर वोटिंग के लिए हफ्ते का दिन उन्होंने मुकर्रर किया है। और जो कानून ने भी अपना रास्ता बनाते हुए सदर और उनके जो मरकज़ी वज़रा हैं उनके ख़िलाफ़ बगावत केस में कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही साथ जो जनूबी कोरियन सदर है उनसे भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। और हस्ब इख्तिलाफ की जो जमात है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके तर्जुमान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पार्लियामेंट में अपोजिशन जमात ने सदर योन सॉक योल के ख़िलाफ़ मुआख़ज़े पर वोटिंग के लिए हफ्ते को शाम 7 बजे का वक्त रखा है। दूसरी तरफ फिर सदर योन सॉक योल जो है उनकी हुक्मरान जमात पीपल्स पावर पार्टी जो है उस ये तकसीम नज़र आ रही है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका मुआख़ज़ा होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो अरकान हैं वो सदर के मुआख़ज़े की मुखालफत करेंगे। तो पार्टी की पॉलिसी है तो अब करना पड़ेगा उनको। मुआख़ज़े की जो तहरीक है वो कामयाब करने के लिए 300 अरकान का ऐवान है, उसमें 2/3 मेजॉरिटी हासिल करनी होगी।
और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसको 108 अराकीन पर मुश्तमिल हुक्मरान जमात के 8 अराकीन की हिमायत दरकार होगी। तो अब ये क्या होता है ये मामला, लेकिन ख़बरें और भी हैं हमारे पास, आगे बढ़ते हैं जी। और ख़बर है यूनाइटेड किंगडम से एक बार फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर सामने आई है, और ये ख़बर है जी एक नाम के हवाले से, और ये नाम हमारे लिए तो बहुत मुतबर्रिक और बहुत मुबारक नाम है, और ये नाम है जी मोहम्मद। अब मोहम्मद नाम के हवाले से ख़बर आई है कि मोहम्मद इंग्लैंड और वेल्स में मकबूल तरीन नाम बन गया है। 2023 में इंग्लैंड और वेल्स में जो नौमौलूद लड़के थे उनमें मोहम्मद मकबूल तरीन नाम रहा है। ये बरतानवी महकमा शुमारियात जो है उसकी जानिब से ये डेटा जारी किया गया है, और उसके मुताबिक मोहम्मद इंग्लैंड और वेल्स में लड़कों के लिए मकबूल तरीन नाम बन चुका है। इससे कबल 2022 में ये दूसरा मकबूल तरीन नाम था, 2021 में ये 5वां मकबूल तरीन नाम था। 2016 से मोहम्मद नाम जो है वो टॉप 10 नामों में बरतानिया और वेल्स में शामिल रहा है। और मजमूई तौर पर अगर काउंटिंग की बात की जाए तो 2023 में 4600 से ज़ायद लड़कों का नाम मोहम्मद रजिस्टर कराया गया था, और इस तरह इसने नूह को पीछे छोड़ दिया है, और 4382 बच्चों के साथ नूह जो है वो दूसरे नंबर पर रहा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब आपको एक और मुल्क की तरफ लेकर चलते हैं, और वो मुल्क है जी जर्मनी। जी, जर्मनी में एक स्ट्राइक चल रही है, और ये स्ट्राइक जो है ये एक बड़ी मशहूर कंपनी है, जर्मन कारसाज कंपनी है वॉक्सवैगन के हज़ारों मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए हैं। अब वजह क्या है इस हड़ताल की और मुतालिबात क्या हैं, इस हवाले से हमें मज़ीद बताएंगे जर्मनी से हमारे नुमाइंदे हैं जी अब्दुल रहमान साहब, वो हमें बताएंगे। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा जी वॉक्सवैगन वालों का क्या मामला है? जर्मनी की इकॉनमी जो है वो बहुत देर से मुतासर होती आ रही है, जबकि उनकी मौजूदा हुकूमत थी उनको भी बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही साथ जर्मनी की इकॉनमी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है, और अब की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके मुताबिक जर्मनी के अंदर पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि वॉक्सवैगन जिसका बहुत बड़ा एक हिस्सा जर्मन इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट करता है, उसके 3 प्लांट्स बंद होने जा रहे हैं। अब ये 3 प्लांट्स बंद करने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि कंपनी अपनी कॉस्ट कटिंग की तरफ जाना चाह रही है, क्योंकि पिछले गुज़िश्ता 3 महीनों के अंदर कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो मनफी 42% पे चले गए थे। इसकी वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो 3 प्लांट्स बंद करेंगे और उसके साथ उन्होंने फिर जो अपने वर्कर्स हैं उनकी सैलरी के ऊपर भी 10% जो है कट लगाने का उन्होंने एक ऐलान किया। और इसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन आईबी मिटाल है जिसने उनको इसके ऊपर स्ट्राइक की कॉल दी, और पिछले 2 दिन पहले ये देखा गया कि जर्मनी में वॉक्सवैगन के बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, और जिसकी वजह से जो है काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चरिंग वॉक्सवैगन की वो भी मुतासिर हुई है। इसकी एक बड़ी वजह ये है वर्कर्स ये कहते हैं कि जर्मनी ने अपनी पॉलिसीज़ की वजह से ईवी को बहुत ही एक तवील अरसे के बाद उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, और अब ये जो नुकसानात अपनी पॉलिसीज़ की वजह से जो इनके ऊपर नुकसानात आ रहे हैं या जो मुश्किलात इनको सहना पड़ रही हैं, ये हमसे वो इस चीज़ को वसूल करना चाह रहे हैं। अब आईबी मिटाल का ये कहना है कि अब हम अपने वर्कर्स आपने जो -10% जो कट लगाने की उन्होंने बात की थी, अब उसके ऊपर उन्होंने एक्स्ट्रा डिमांड की है कि हम तब तक स्ट्राइक पे रहेंगे, या ये पहला एक राउंड था। अगर आपने हमारी डिमांड्स ना सुनी जिसके अंदर कि उन्होंने 10% तक जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज़ के अंदर इजाफे का उन्होंने मुतालबा किया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें बोनसेस दें, जो इस वक्त जो कार्ड कंपनीज़ हैं उनके लिए जो काफ़ी हद तक मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह को चलते हुए भी अगर हम बात करें जो बड़ी कंपनीज़ जैसे कि BMW और मर्सिडीज़, उन्होंने भी यही बताया है कि उनको भी काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, थैंक शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल रहमान, हमारे नुमाइंदे जर्मनी से हमारे साथ मौजूद थे, और वॉक्सवैगन के जो मुलाजमीन हैं उनकी हड़ताल के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं, और अब नज़र डालते हैं जी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मामलात पर। आईसीसी का इजलास चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से जो होना था वो कई मरतबा मुलतवी हुआ, और अब मामला जो है सामने आया है। ख़बरें जो सामने आ रही हैं वो ये हैं कि फ़ैसला हो चुका है, और फ़ैसला ये है कि
अब पाकिस्तान और भारत अगले 3 साल तक कोई भी मैच एक दूसरे की सरजमीन पर नहीं खेलेंगे। आईसीसी की जो भी टूर्नामेंट्स होंगे, और ये जो टूर्नामेंट है ये हाइब्रिड मॉडल पर मुंतकिल कर लिया जाएगा, क्योंकि एक तरफ मोहसिन नकवी, एक तरफ जय शाह और दरमियान में ये आईसीसी की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। इसका मुस्तकबिल है क्या, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी साहब। उनसे हम जानते हैं कि जी कल जो कि कहा जा रहा है कि फ़ैसला सामने आएगा, तो वो कल फ़ैसला क्या सामने आएगा। अस्सलाम वालेकुम याया साहब। जी वालेकुम सलाम। वैसे साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो जो सुनगुन हो रही है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, तो क्या तय पा गया है, क्या होने जा रहा है, किस तरह होगी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी? मीटिंग से पहले कोई फ़ैसला हो गया है? अवैस मंगल वाला साहब, बात दरअसल ये है कि सब बड़े हैरान थे, परेशान थे, शशदर थे, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जिसकी जितनी सोच थी, जितनी नॉलेज थी, वो उस अंदाज में तबसरे और तज़किये कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि इस सारी रेस में पाकिस्तान और भारत की तरफ सबकी तवज्जो मरकूज थी, और फैसला दुबई में होना था। और हाँ। वहाँ जो बैठक थी वो मुकम्मल भी नहीं हुई। 2 बार बैठक के लिए ऐलान किया गया, तारीख का तयन किया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये सारी इस बात की निशानदेही कर रही थी कि बैठक में कुछ तय नहीं होगा, बैठक से पहले ही साइड लाइंस में जो है वो चीजों को तय कर लिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ है। अब सिर्फ फिल्म रिलीज होने की देर है। अच्छा। टेलर जो है वो भी तैयार हो गया है, और वो कहते हैं ना कि पम्फलेट भी बन गए हैं। हाँ। और बस अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जरूरत है, बाकी सब चीजें तय हैं। चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान मेजबान होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, ऑल गुड। अगर मैं ये कहूँ तो कहना गलत नहीं, वो गुड तो है, लेकिन फैसला क्या है वो भी अगर आप हमारे नाजरीन को बता दें कि भाई बुनियादी तौर पर होगा क्या, कौन कहाँ पर मैचेस खेलेगा, पाकिस्तान और भारत के मैचेस कहाँ होंगे? देखिए, अब तक जो इत्तलात हैं वो यही है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि भारत हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है। जी हाँ। और जब भी भारत की बारी आती है तो बिल्कुल वो उस गली के बच्चे की तरह रिएक्ट करता है। विकेटें भी जिसकी होती हैं, बल्ला भी जिसका होता है, हाँ। और वो अपनी बैटिंग लेने के बाद जो है अगर पहली गेंद पर आउट हो जाए तो विकेट और बल्ला लेकर चला जाता भाग है, जाता है। तो इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत को ये पैगाम दिया कि जी अगर इस बार आप ऐसा करने का इरादा रखते हैं तो फिर यहाँ लाइन खींच देते हैं, क्योंकि 2026 का वर्ल्ड T20 आप होस्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे पास नहीं आएंगे तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ, उसको तो आप छोड़िए। सिर्फ चंद महीने पहले जब आपने आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 में होस्ट किया था, उससे चंद महीने पहले एशिया कप के होस्ट हम थे, और आपने जो है हमें हरी झंडी दिखा दी थी। बिल्कुल। और आपने कहा था नहीं जी हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारे मैच श्रीलंका में रख दिया, हमने कड़वा घूंट पी लिया था। लेकिन हर बार ऐसा होगा नहीं। तो अब आपका जो सवाल है कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच होगा चैंपियंस ट्रॉफी में? बिल्कुल होगा। $1 मिलियन ये मैच है, और सारा जो जूस है, सारा जो रस है इस मैच के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैच नहीं होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी की कोई हैसियत और वक़्त नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहीं स्टैंड नहीं करता। तो ये मैच भी होगा, ब्रॉडकास्टर भी खुश होगा, लेकिन अब आपका सवाल ये है कि मैच कहाँ होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली ये मैच नहीं, बल्कि यकीनन ये मैच जो है वो UAE में होने जा रहा है। और भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी में, वो अपने तमाम मैचेस जो है वो UAE में खेलेगा, और पाकिस्तान UAE में भारत के साथ जाकर मैच खेलेगा। अब सवाल ये है कि फिर हमारे हाथ क्या आया, हमको क्या है? तो हमने इस बार ये प्रेसिडेंट सेट किया है कि अगर आप इस बार हमारे पास नहीं आ रहे, 2026 में हम भी नहीं आएंगे। हम भी आपके साथ जो है, जब आप किसी टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे होंगे तो हम आपके साथ जो है वो किसी तीसरे मुल्क में खेलेंगे। पहले भारत जो है इस बात को मानता नहीं था, लेकिन इस बार उसने इस बात को तस्लीम किया है कि अगले 3 साल जो भी ICC के इवेंट है पाकिस्तान भारत खेलेंगे, लेकिन ना पाकिस्तान में भारत खेलेगा, ना पाकिस्तान भारत में जाकर खेलेगा। मुकाबले होंगे और ICC रेवेन्यू जनरेट करेगा, ब्रॉडकास्टर को पैसे मिलेंगे, लेकिन तीसरे मुल्क के। सही। तो मतलब ये कि मेज़बान पाकिस्तान, लेकिन दुबई का होगा मैदान। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, ये थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा कि सेमीफाइनल, फाइनल वगैरह में अगर पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो फिर वो यहाँ पर नहीं होंगे पाकिस्तान में, वो भी फिर बाहर ही होंगे, उस वक्त क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान और भारत सेमीफाइनल में तो नहीं टकराएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में हैं। बिल्कुल सही। तो अगर टकराव होगा तो फाइनल होगा जनाब फाइनल में। और जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि फॉर्मूला ये तय पाया है कि 3 साल पाकिस्तान और भारत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मंच के ऊपर एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। ना भारत पाकिस्तान आएगा, ना पाकिस्तान भारत जाएगा।
तो ऑब्वियस है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान और भारत का टकराव होता है तो दुबई ही उसका मैदान हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और मामला भी है ना, क्योंकि देखिए भारत की हिस्ट्री हम जानते हैं, भारत की बदमाशियां हम जानते हैं, वो क्या करता आया है हमेशा से वो भी हम जानते हैं। तो अच्छे की उम्मीद लगाना फ्यूचर के लिए भी मुझे तो डर लग रहा है। देखें अब होगा क्या, इस दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की मेज़बानी में हुई, कुछ मैचेस यूएई में कर लिए, ये निमट गया मामला। आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट था वो हो गया, किसी न किसी तरीके से भी मामला तय पा गया। अब आने वाले जो इवेंट्स हैं जिनके बारे में ये तय हो जाएगा कि ठीक है पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा और वो वाले मैचेस दुबई वगैरह में कहीं और हो जाएंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले टूर्नामेंट्स में भारत जो है वो अभी इकरार करने के बाद आगे जाकर इनकार ना कर दे, आगे जाके वो कोई बदमाशी ना कर दे कि नहीं जी हम तो नहीं जा रहे? और क्या कोई ये एग्रीमेंट में लिखवाया जाएगा या कोई इस तरह का मामला होगा? क्योंकि बदमाशी तो कभी भी कर सकता है भारत। देखिए जितनी बदमाशी उन्होंने करनी थी सब निकाल दी हमने इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी, और इस बार घुटनों पे लेकर आ गए हम उनको। और इस बार जिस तरह चीजें तय हुई हैं वो सब कुछ आपके सामने है, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार अपनी मंशा, मर्जी और अपने जो क्या कहते हैं प्राइड के लिए जंग लड़ी, वो मुस्तकबिल में भी होगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वजह फरमाया। भारत माजी में ऐसा करता रहा है, अपने वादे से मुकरता रहा है, और क्या इस बात की गारंटी है? तो देखिए जो 2025 में खवातीन का वर्ल्ड कप है वो पहला टास्क होगा कि वहां पाकिस्तान भारत जाएगा खेलने के लिए या खवातीन वर्ल्ड कप को भी भारत से बाहर रखेगा, क्योंकि उसमें वो सिर्फ ओनली होस्ट है। हाँ। लेकिन उसके बाद जो वर्ल्ड T20 2026 में हो रहा है वहां पर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि भारत वहां मुकरेगा नहीं। वहां पर भारत श्रीलंका के साथ ज्वाइंट होस्ट तो मेरा ख्याल है ये मामला तो बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा, और पाकिस्तान अपने मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेल लेगा। अगर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल श्रीलंका में ही खेलेगा। अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया तो बड़ा मैच है, और भारत जब ज्वाइंट होस्ट होगा तो वो फाइनल अपने मुल्क में रखेगा। तो क्या फाइनल जो है वो स्लैश होगा? फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचा तो फिर वो भारत में नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अब जब इस तमाम सूरत हाल के जो मामलात हैं वो वाजे हो जाएंगे तो ये खुलासा हो जाएगा कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। बड़ा सवाल यही है मेरे जहन में, और बहरहाल डर तो लग रहा है कि आगे जाके भी बदमाशी कोई ना कोई करेगा। लेकिन फाइनली आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर पूरी सूरत हाल को देखें, चैंपियंस ट्रॉफी में हमें होस्टिंग राइट्स मिलना, फिर उसके बाद भारत का ये जो है सारा मामला खड़ा करना, हमारा फिर सख्त स्टैंस लेना, इस पूरे मामले में जीत किसकी हुई? क्योंकि भारतीय मीडिया अगर हम देखें तो वो तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि देखो जी पाकिस्तान तो कह रहा था हाइब्रिड नहीं करेंगे और हमने देखो हाइब्रिड करवा दिया। देखिए वैस मंगलवाला साहब, बात दरअसल ये है कि एक सहाफी जब भी बात करेगा तो वो दलाइल से बात करेगा। हाँ। एक सहाफी के बारे में कहा जाता है कि वो मुआशरे की आंख है, मुआशरे की हिस्स को महसूस वो करता है, तो वो ऐसी जज्बाती बातें नहीं करता। और ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारा सोशल मीडिया जो है उसका इसको क्रेडिट जाता है, क्योंकि देखिए हम चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो ब्रॉडकास्टर के लिए बहुत बड़ा केक है, और अगर ये मैच नहीं हुआ तो ये केक जो है वो पेस्ट्री में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप देखिए कि इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कितनी वीडियो बन गई, लोगों ने अपनी जेबें किस हद तक अरे वाह, बिल्कुल। तो एक बड़ा ये इवेंट तो है। लेकिन आप अगर इस खेल को कवर करने वाले उन लोगों के साथ बात करें जो कि खेल को समझते हैं, जो कि खेल की नफ्स को समझते हैं, जिनको मैं जानबूझा कह सकता हूँ, जिनको मैं ये नहीं कह सकता कि वो वक्त के साथ चलते हैं, वक्त के साथ गुफ्तगू करते हैं, वो इस तरह की कोई जज्बाती बात नहीं करेंगे। आपने बात की कि क्या ये पाकिस्तान की हार है, क्या ये भारत की जीत है? तो देखिए हार और जीत की बात नहीं है, दो टीमें मैदान में उतरती हैं, एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर ये तय कर लेता कि नहीं जी भारत नहीं आ रहा पाकिस्तान, तो फिर खेल खत्म, आप अपने मुल्क में खेलें, हम अपने मुल्क में खेलेंगे। शायद वक्ती तौर पर भारत जो है वो कुछ क्रिकेट बोर्ड्स का नुकसान का इजाला कर देता, उनको अपने पास बुला लेता, उनके साथ खेल लेता, उनके कुछ पैसे बनवा देता। पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, पाकिस्तान अपनी फिर होम सीरीज के ऊपर डिपेंड करता और अपने मामला को लेकर चलता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का तो शटर गिर जाता, दुकान बंद हो जाती। लेकिन भारत लंबे अरसे के लिए नहीं कर सकता था, ये किसी के हक में नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दुकान बंद होना, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसके पास जो रेवेन्यू आता है वर्ल्ड T20 चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप से,
वो मुख्तलिफ मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट करता जी है हाँ, और उनसे उनका दाल दलिया चल रहा है। पाकिस्तान और भारत तो शायद सर्वाइव कर जाए, लेकिन बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते और उनका बिल्कुल। हाल जो है पाकिस्तान हॉकी जैसा हो जाएगा। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की मिसाल आपके सामने जी हाँ, है, उनका दिवालिया हो चुका है। अगर आईसीसी उनको पैसे ना दे तो उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। तो ये एक तदब्बुराना मुदब्बिराना फैसला कहूंगा और वक्त की जरूरत थी। पाकिस्तान ने जो महसूस किया, पाकिस्तान ने भारत के सामने इन चीजों को रखा, हठधर्मी का पाकिस्तान ने मुजाहरा नहीं किया और भारत की तरह पाकिस्तान ने ये नहीं कहा, उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। जी, और अगर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान के हाथ तो कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया पाकिस्तान के हाथ? चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान है, चैंपियंस ट्रॉफी का जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान को मिलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में ठीक है यूएई ज्वाइंट होस्ट होगा, लेकिन पैसे पाकिस्तान को मिलेंगे। और 2009 को हमें मिली थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वो श्रीलंकन टीम पर अटैक हो गया था, वो चैंपियंस ट्रॉफी चली गई थी बिल्कुल। और आखिरी मर्तबा ये हमारे पास एक इवेंट था। लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट वापस आ रहा है और भारत की अगर आप जीत कहते हैं तो अगर भारत की जीत है तो मुस्तकबिल में भी भारत ऐसा ही करे। जो नहीं होगा तो अब आप खुद फैसला कर लीजिए कौन जीता और कौन। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात हो रही थी। एक वक्फा लेंगे जी, मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा वापस आएंगे तो आपको अमेरिका की तरफ लेकर जाएंगे। वहाँ पर एक यूनिक मामला हुआ है, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका का रुख करते हैं जहां पर जो बाइडन ने जाते जाते अपने बेटे को जराइम की माफ़ी दे दी है। ये मामला क्या हुआ है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ माहीन मुस्तफ़ा हैं जो कि सहाफ़ी हैं और अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माहीन, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले अगर थोड़ा सा बता दें कि ये जो बाइडन का बेटा है हंटर, इसके ऊपर केसेस क्या थे, मामला क्या था? जी, ये जो हंटर बाइडन है, जो बाइडन के बेटे, ही वाज कन्विक्टेड अर्लियर दिस ईयर फॉर इलीगली परचेजिंग a firearm, and he pleaded guilty to tax evasions and filing false tax returns. और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडन ये इनके बेटे हैं, उन्होंने उन्हें फुल एंड अनकंडीशनल पार्डन की है। अच्छा। काफ़ी लोगों का इसके बारे में रिएक्शन भी आया है, बट अगर मैं थोड़ी डिटेल्स में चली जाऊं कि उन्होंने संडे December 1 को ये पार्डन किया है, सो राइट आफ्टर थैंक्सगिविंग। और जो इनके बेटे हैं हंटर, उनके 3 फेडरल गन चार्जेस थे, साथ में ही ऑल्सो प्लीडेड गिल्टी फॉर फेडरल टैक्स चार्जेस, यानी कि टैक्स एवेजन के हवाले से। वो स्केड्यूल थे सेंटेंस के लिए 12 और 16 को। It stunned everybody, Democrats as well as right-leaning folks. लेकिन डेमोक्रेट्स, अब कुछ पोल्स आए हैं जो मैं आपको थोड़ा बाद में जी बताऊंगी जी, कि पहले तो वो थोड़ा पुशबैक था कि ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने तो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया ट्रम्प के लिए। लेकिन बाद में दे काइंड ऑफ अलाइंड एंड वर ओके विद दिस डिसीजन, बट डिटेल्स ऑफ दैट पोस्ट आई टेल यू लेटर। लेकिन ये भी बताना मैं चाहूंगी कि जो बाइडन है वो कह रहे थे कि जस्टिस सिस्टम जिस तरीके का अभी है और जिस तरह का ये पॉलिटिक्स अब आने वाली है, वो बस कंसर्न थे काफ़ी कि ये जो रॉ पॉलिटिक्स हो रही है, इट हैज़ इन्फेक्टेड द इंटायर प्रोसेस, द जुडिशियल प्रोसेस एंड एवरीथिंग, व्हिच इज़ व्हाई ही फेल्ट दैट दिस डिसीजन हैड टू बी मेड। और वो उन्होंने अवाम को, ये भी अमेरिका की अवाम को कहा है कि आप उनके बारे में सोचें कि वो एक वालिद भी हैं, साथ में अमेरिका के प्रेसिडेंट होने के। ज़ाहिर कोई ना कोई बहाना तो उन्होंने करना ही था। अच्छा, अब ये कानून है क्या पार्डन का? अमेरिका में सदर जो है वो किस किस को माफ़ कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये ओवैस। तो जो प्रेसिडेंट है वो ही ग्रांट्स अ पार्डन टू अ पर्सन कन्विक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द सुपीरियर कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, or a military court martial. A pardon is an expression of forgiveness and can help eliminate some of the consequences of the conviction. 4 किस्म के डिफरेंट पार्डन्स यहाँ पे कहलाए जाते हैं, या क्लेमेंसी भी आप इन्हें कह लें। जी उनमें एक होता है पार्डन, एमनेस्टी, commutation and reprieve. अच्छा, As outlined by the White House, pardon releases a person from punishment and restores all the civil liberties. Amnesty is the same as the pardon, but is extended to an entire class of individuals. I know I'm going a little bit in the details, but I thought context acha hai. Pardons, however, may not be issued in cases of impeachment, Okay. or it is an offense against the United States for treason. जो Office of Pardon Attorney का है, at the Department of Justice issued guidelines for applying for clemency, but presidents can skip following them. ओके। तो अच्छा, ये मुझे एक चीज़ ये भी overall- बताइएगा, ये जो पार्डन है ये मतलब फौरी तौर पर अब नाफिज हो जाएगा, इसका प्रोसेस क्या होगा आगे? इसके आगे ये प्रोसेस होगा कि once the pardon is kind of executed, right, इसका मतलब है उन्हें सारे जो उनके चार्जेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे।
राइट और इसके मुतालिक मैं थोड़ा सा आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द YouGov poll conducted on December 2nd, only 34% of the Americans approved of this president's decision to pardon his son, while 50% disapproved, including 35% who strongly disapproved. और अगर हम डिटेल्स देखें, काफी इंटरेस्टिंग बात है, 2023 के जब पोल्स हुए थे, डेमोक्रेट हैड अपोज्ड हंटर बाइडन पार्डन 64% to 21%. लेकिन अगर अभी देखें चंद हफ्ते पहले यही एग्जैक्टली पोल किया गया, तो डेमोक्रेट्स काइंड ऑफ मेड अ टोटल फ्लिप and now Democrats tend to approve of pardons issued by Democratic presidents, and just like how Republicans would approve of a pardon that's been executed by the Republican president. और बाइडन की इस वक्त क्या कैफियत है? बड़ा खुश होगा वो तो काफी। You know, ये चीजें from a PR standpoint बड़ी interesting होती हैं, because you know like the micro expressions say something else, लेकिन बाद में कुछ और statement आ रही होती है, but of course he will definitely be relieved. He knows that he's put his father in a very awkward spot, you know, which affected his political career and frankly tainted it. You know, pardons are something जो काफी I think American politics में भी एक almost like a plague समझा जाता है, because एक ऐसी चीज़ है जो right end of tenureship करते हैं presidents, usually जब उनके 2 terms हो जाते हैं and they have nothing to do in politics anymore and they have nothing to lose really, so they don't in a way care about their reputation just as much, so that's why this pardon process is there, but it's definitely a very controversial one. And just to kind of piggyback on what you mentioned last time, and आपने थोड़ा सा कहा था कि कुछ past examples भी अगर pardon के दें, तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आई थॉट रियली स्टूड आउट, अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर सकती हूँ. One of the history's most famous and controversial pardon happened less than a month ago into President General Gerald Ford's term. 1974 में Ford announced from the Oval Office that he would grant a full, free and absolute pardon unto Richard Nixon for all offenses against the United States which Richard Nixon has committed or may have committed. So that created a lot of buzz, and I'm sure like a lot of people know about it, but I thought I'll just refresh everybody. भी बहुत सारे पार्डन्स हैं अमेरिका की हिस्ट्री में जो कि ट्रंप ने भी दिया था, और भी बहुत सारे ऐसे सदर हैं जिन्होंने जाते जाते अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को माफ़ कर दिया और उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, मट्टी पाओ। ये मट्टी पाओ जो है ये अमेरिका में भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, माहिन मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।